कॉकअप स्प्लिन जो होता है वो इस पोजीशन में होता है कि आपके रिस्ट को एक्सटेंड करके रखता है, और आपके अगर एल्बो के एक्सटेंशंस इन्वॉल्व होंगे तो फिर हम उस तरह का डिजाइन करवाते हैं। अगर सिर्फ रिस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है तो रिस्ट स्प्लिन पहनाती हैं, ठीक है, तो वो एल्बो जॉइंट को कवर नहीं कर रहा होता। तो इस तरह का स्प्लिंट जो है हम पेशेंट को सजेस्ट करेंगे, ठीक है, कॉकअप स्प्लिंट के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा ऐसी बात है, जो मसल्स वीक होंगे उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, स्ट्रेचिंग करवाएंगे ताकि कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, जो मसल टाइट होंगे उनकी स्ट्रेचिंग करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन में जो है आप EMG करवा सकते हो, नर्व कंडक्शन स्टडी करवा सकते हो, NCS कहलाती है, नर्व कंडक्शन स्टडी। तो ये टेस्ट होते हैं, ये आप पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा सबसे पहले जिस मसल पे हम लोग काम कर रहे होते हैं, जिसकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहे होते हैं, वो ब्रेकियोरेडियलिस होता है। सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि हम उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, उस पर काम करें। और अगर जो कंजर्वेटरी या फिजियोथेरेपी से पेशेंट ठीक नहीं हो पाता तो फिर हम जो है वो ये सर्जरीज बताई गई हैं कि नर्व एक्सप्लोरेशन, रिपेयर और ग्राफ्ट, तो इन सर्जरीज की तरफ हम जो है वो बाद में जाते हैं। पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व और द सुपिनेटर सिंड्रोम। अभी हमने एंटीरियर इंटरशियस जो कि ब्रांच होती है मीडिया नर्व की। जो पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व है इसको सुपिनेटर सिंड्रोम भी कहा जा रहा है। अगर वो नर्व डैमेज होती है तो उसको सुपिनेटर सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व जो है इट इज द ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। एक होती है एंटीरियर इंटरशियस नर्व, एक होती है पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व। जो एंटीरियर इंटरशियस नर्व है दैट इज द ब्रांच ऑफ द मीडिया नर्व, और पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व इज द पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व। अगर पोस्टीरियर इंटरशियस नर्व किसी वजह से कंप्रेस हो जाए या जो डैमेज होती है तो उसको सुपिनेटर सिंड्रोम भी कहते हैं। द पेशेंट विल हैव द वीकनेस ऑफ द रिस्ट इन द फिंगर एक्सटेंशन। अगर ये नर्व होती है, अफेक्ट होती है, तो पेशेंट को जो है वो रिस्ट और फिंगर एक्सटेंशन में वीकनेस होगी, मतलब नहीं कर पाएगा या वीक होंगे। सेंसेशन to the posterior lateral hand and the brachioradialis and supinator muscle function will all be normal. ठीक है। Sensation to the posterior lateral head, आपके जो पोस्टीरियर हैंड है, मतलब जो भी आपके रेडियल नर्व की बात की गई है कि जहाँ रेडियल नर्व गुजर रही है वहां पे आपको सेंसेशन बिल्कुल नॉर्मल मिलेगी। जैसे एंटीरियर इंटरशियस नर्व में मैंने बात की कि वहां पे आप सिर्फ वो मोटर नर्व है तो सिर्फ जाएंगे, सेंसरी कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगी, सेंसरी फंक्शंस आपको बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगी। तो इसमें भी यही बात की गई कि सेंसेशंस आपको नॉर्मल मिलेंगी। मोटर वीकनेस होगी, मोटर वीकनेस किसमें होगी, एक तो रिस्ट के एक्सटेंसर, दूसरे जो है वो आपके फिंगर के एक्सटेंसर। क्योंकि एक्सटेंसर्स जो है वो वीक होंगे तो समटाइम्स ये होता है कि जब पेशेंट एक्सटेंड करने की कोशिश करता है रिस्ट को तो वो साथ साथ रेडियल डेविएशन में लेके जाते हुए कर रहा होता है। क्योंकि जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस और ब्रेविस मसल्स हैं वो आपके थोड़े बहुत इंटैक्ट होते हैं, सही होते हैं, तो वो आपकी सेकेंडरी मसल्स भी हैं, एक्सटेंसर्स मतलब एक्सटेंशन भी करवाते हैं आप, मतलब कि आपके जो मेजर मसल्स हैं वो तो डिस्टर्ब है, तो ये जो आपके असिस्टेड मसल्स हैं वो आपकी एक्सटेंशन, लेकिन साथ साथ रेडियल डेविएशन में हाथ को लेते जाते हुए, मतलब नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं कर पाता। जब आप पेशेंट को बोलोगे कि एक्सटेंड करो रिस्ट को तो वो थोड़ा सा रेडियल डेविएट करते हुए फिर एक्सटेंड करेगा, ठीक है। वो इस वजह से जो एक्सटेंशन थोड़ी बहुत हो रही होती है वो आपके इन मसल्स की वजह से होती है जो कि इंटैक्ट होते हैं, कार्पा रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रेविस। अभी जो मैंने बात की आपसे थोड़ी देर पहले कि रेडियल नर्व जो है वो बहुत सी जगहों से कंप्रेस हो सकती है, फोर आर्म में, अपर आर्म में भी कंप्रेस हो सकती है, एल्बो जॉइंट की जगह मतलब मिड ऑफ द एल्बो पे भी कंप्रेस हो सकती है, और लोअर जो है फोर आर्म पे भी कंप्रेस हो सकती है। 4 पोजीशंस होती हैं जहाँ पे जो है वो नर्व कंप्रेस हो सकती है। वेरी हाई रेडियल नर्व पैल्सी, अगर एक्जिला में यहाँ पे कंप्रेस हो रही है, दूसरी यहाँ जगह इस जगह से कंप्रेस हो सकती है, डैमेज हो सकती है, तो इसको हाई रेडियल नर्व पैल्सी कहा जाता है। अगर यहाँ पे एल्बो के ऊपर यहाँ पे अपर आर्म में जो है अगर कंप्रेस होती है, वो जॉइंट के ऊपर कहीं पे भी कंप्रेस हो रही है अपर आर्म में, तो उसको हाई रेडियल नर्व पैल्सी कहा जाता है। और अगर यहाँ एक्जिला में हो रही है तो वेरी हाई रेडियल नर्व पैल्सी, ठीक है। अगर एल्बो जॉइंट के बिलो फोर आर्म पे कंप्रेस हो रही है कहीं पे भी तो उसको लो रेडियल नर्व पैल्सी कहा जाता है, ठीक है, अगर बिलो एल्बो कंप्रेस हो रही है।
और दूसरी यहाँ पे एक मसल है जो वहाँ पे कंप्रेस हो रही होती है, अभी उसकी डिटेल बताऊंगी आपको। अगर यहाँ पे कंप्रेस होती है तो उसको वाटनबर्ग सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये आर्म्स की पूरी पोजीशन है जहाँ पे रेडियल नर्व कंप्रेशन हो सकती है। उस हिसाब से उसको टर्म्स दिए गए हैं, वेरी हाई, हाई, लो। जहां कंप्रेस होगी उससे नीचे की पूरा जो है वो डिस्टर्बेंस आपको आएगी। अगर एक्सिला से कंप्रेस हो रही है तो उसके नीचे आपकी फोर आर्म, रिस्ट, फिंगर्स सब इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वहां पूरे सब हर जगह आपको सिम्टम्स चलेंगे। ये वही बात की गई है कि मैंने कहा था अगर एक्सिला पे कंप्रेस हो रही है रेडियल नर्व तो आपका ट्राइसेप मसल भी इन्वॉल्व होगा, आपके एल्बो की एक्सटेंशन भी डिस्टर्ब होगी। ये वही बताया गया है कि यहाँ से जो ब्रांच है वो सप्लाई कर रही होती है आपके लॉन्ग और जो है वो मीडियल हेड ऑफ द ट्राइसेप को। तो अगर एक्सिला पे कंप्रेस हो रही है तो आपका ट्राइसेप मसल को सप्लाई उस जगह से जा रही है, तो आपका ट्राइसेप मसल भी जो है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, सैटरडे नाइट में क्या होता है कि इस जगह से मतलब वो आपकी सैटरडे नाइट पैल्सी इज हाई रेडियल नर्व पैल्सी, एक्सिला इज वेरी हाई रेडियल नर्व पैल्सी। जो क्रच पैल्सी है दैट इज अ वेरी हाई रेडियल नर्व पैल्सी। जो आपकी सैटरडे या हनीमून पैल्सी है दैट इज द हाई रेडियल पैल्सी। जो हाई रेडियल पैल्सी है उसमें आपको ट्राइसेप नॉर्मल मिलेगा। इसमें ये एक चीज ये एक्सप्लेन की गई है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि रिस्ट और एल्बो की एक्सटेंशन तो आप लोग चेक कर लोगे आराम से कि वीक है या नहीं है, पेशेंट नहीं कर पा रहा। इंडिविजुअली अगर फिंगर्स की एक्सटेंशन देखनी कि फिंगर एक्सटेंसेस वीक है या नहीं है तो उसको चेक करने का एक प्रॉपर तरीका यही होता है कि आपको जो है पेशेंट की रिस्ट को एक्सटेंशन में रखना है। ठीक है, अपने हाथ से आप पेशेंट की रिस्ट को एक्सटेंड करोगे क्योंकि पेशेंट की रिस्ट ड्रॉप होती है, वो खुद से नहीं कर पाता। तो आप पैसिवली क्या करोगे, रिस्ट पेशेंट की रिस्ट को एक्सटेंशन में लेके जाओगे और फिर पेशेंट को बोलते हो कि आप फिंगर्स को एक्सटेंड करें। अगर वो कर लेता है तो समझो कि पेशेंट के फिंगर्स के एक्सटेंसेस बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर नहीं कर पाता तो समझो कि फिंगर के एक्सटेंसेस भी इन्वॉल्व है। वरना अगर रिस्ट जो है न्यूट्रल पोजीशन पे है, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर रहे पहले जब आप फिंगर्स की एक्सटेंशन चेक कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि फिंगर्स अपनी न्यूट्रल पोजीशंस पे होती हैं। पेशेंट क्या करता है, रिस्ट को एक्सटेंड कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से आपको मतलब अंदाजा नहीं हो पाता कि फिंगर्स एक्सटेंड हो रही है या रिस्ट की एक्सटेंड। जो आपकी रेडियल नर्व है उसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच है वो यहाँ से इस जगह से क्रॉस कर रही है, तो वो यहाँ पे जो है वो कंप्रेस होती है। मोस्टली इसका रीजन क्या होता है कि अगर कोई जो है टाइट रिस्ट वॉच जो है वो पहन रहा है या ब्रेसलेट पहन रहा है या कोई बैंड पहन रहा है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज यही होते हैं, तो जिसकी वजह से नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाती है। और कंप्रेस कहाँ पे होती है, 8 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। और उसी जगह पे पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, वहीं पे वो टेंडरनेस मतलब वो बताएगा कि मुझे इसी जगह पे पेन है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे 8 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल टू द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, लेटरल थंब की साइड पे, थंब की साइड पे जहाँ पे रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस होता है, आपका ये बोन होता है, वहां से 8 सेंटीमीटर अपवर्ड अगर आप जाओगे तो उस जगह पे पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है कि मुझे इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द है और मेरा अंगूठा सुन्न हो रहा है, मतलब वो थंब की वीकनेस की बात करेगा, लेकिन ज्यादा पेन वो जो पॉइंट करेगा ना उस जगह उसको करेगा। ठीक है, मोस्टली कॉमन कॉज मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी टाइट चीज अगर आप पेशेंट जो है वो यूज कर रहा है, बांध रहा है, तो आप उससे यही सवाल पूछोगे कि आप रिस्ट वॉच यूज करते हो, ब्रेसलेट यूज करते हो या कोई बैंड तो नहीं पहनते या कोई टाइट तो नहीं है। तो पेशेंट कंप्लेन भी इसी के साथ ये भी बोलेगा कि मुझे यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है कि मैं इवन रिस्ट वॉच भी नहीं पहन पा सक रहा, मुझे इरिटेट कर रही है वो चीज भी। ठीक है, तो पेशेंट वो भी चीज उसको कर रही है। एक होती है वेटनबर्ग सिंड्रोम, एक होती है वेटनबर्ग साइन, दोनों अलग चीजें। जो वेटनबर्ग सिंड्रोम होता है वो रेडियल नर्व की वजह से होता है, जो वेटनबर्ग साइन है वो अल्लर नर्व की वजह से होती है। तो दोनों अलग चीजें हैं, तो कभी भी इस चीज को कंफ्यूज नहीं करेगा, इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। सिंड्रोम और साइन वो दोनों जो है वो अलग चीजें अलग नर्व की वजह से हो रही हैं। ये वही अगर लो रेडियल नर्व पैल्सी, अगर रेडियल नर्व जो है वो इस जगह पे कंप्रेस हो रही है, कौन सी जगह पे, ये मसल्स भी बताए गए हैं कि एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस लॉन्गेस्ट मसल और ब्रेकियोरेडियलिस मसल्स के दरमियान में जहां से ये सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व यहाँ से जब क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे कंप्रेस होती है।
इसमें जो है पेशेंट को एक तो पेन मिलेगा उसी जगह पे, टेंडरनेस मिलेगी, दूसरी जो है पेशेंट वो पैरेस्थीसिया की कंप्लेंट करेगा ऑन द डॉर्सम ऑफ द हैंड, हाथ के बैक साइड में, और टनल साइन पॉजिटिव मिलेगी। टनल साइन किस तरह से चेक करते हैं कि ये जो है इस पॉइंट पे, ठीक है, ये जो मसल्स हैं जहां से ये नर्व क्रॉस कर रही है, इस जगह से हम फिंगर्स की टिप से उसको टैप करते हैं। इस पॉइंट पे फिंगर टिप से हम पेशेंट को जो है वो टैप करते हैं। जब हम टैप करते हैं तो पेशेंट बोलेगा कि मेरा हाथ सुन्न हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा मतलब उसको वो पेन बहुत ज्यादा एग्रीवेट करेगा, इरिटेट करेगा, वो सिम्टम्स उसके एग्रीवेट होंगे। तो अगर टनल साइन पॉजिटिव मिलती है तो हम कहते हैं कि उसको ये वाला सिंड्रोम है। तो ये डिफरेंस होता है रेटिनबर्ग सिंड्रोम और साइन में। रेटिनबर्ग सिंड्रोम, ये जो आपके राइट साइड पे जो पिक्चर दिखाई गई है वो रेटिनबर्ग साइन की है, ठीक है, और जो आपके लेफ्ट साइड पे पिक्चर दिखाई गई है वो रेटिनबर्ग सिंड्रोम की है। रेटिनबर्ग सिंड्रोम तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। जो रेटिनबर्ग साइन क्या होता है वो अल्नर नर्व की डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इसमें क्या होगा, ये नॉर्मल हाथ दिखाया गया है, नॉर्मल ये पोजीशन है। रेटिनबर्ग साइन में क्या होता है कि आपकी जो लिटिल फिंगर है वो अबडक्शन में चली जाती है, ये अल्नर नर्व की वजह से होती है। पेशेंट को जब नॉर्मली आप हाथ सीधे टेबल पे रखवाओगे ना, तो उसकी लिटिल फिंगर जो है वो अबडक्शन में होगी। पेशेंट नॉर्मली एडक्टेड पोजीशन में नहीं रख पाएगा, तो अबडक्शन मतलब एक डिफॉर्मिटी होगी जिसकी वजह से मतलब देखिए फिंगर, लिटिल फिंगर्स आपकी अबडक्टेड होगी। टनल साइन भी कह सकते हो। उसके अलावा ये जो है आपकी फ्रैंकलिस्टीन टेस्ट भी करवा सकते हो। फ्रैंकलिस्टीन टेस्ट में क्या करवाते हैं आप, पेशेंट के रिस्ट को जो है, हाथ को मुट्ठी बंद करवाते हो आप, फिंगर पूरी जो है फ्लेक्स करवाते हो, थंब भी और फिंगर्स भी, मतलब कि आप उसको मुट्ठी बंद पोजीशन में रखवाते हो और फोर आर्म को मिड प्रोन पोजीशन में रखते हो, मिड प्रोन पोजीशन में रखते हो, और देन जो है फोर्सफुली अल्नर डेविएट करते हो। जो आपका डिकेरन सिंड्रोम का पेन होगा वो थंब के बिल्कुल करीब होगा, मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रोक्सिमली फील होगा। जो आपको रेटिनबर्ग सिंड्रोम का पेन होता है वो मैंने बताया कि रेडियल एस्ट्रोलाइट प्रोसेस के 8 to 9 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल फील होगा। ट्रीटमेंट इसका क्या है रेटिनबर्ग सिंड्रोम का, पेशेंट को वो लगे कि टाइट वॉच या रिस्टबैंड जो भी वो यूज कर रहा है जिसकी वजह से कंडीशन हो रही है उसको अवॉइड करे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मोस्टली इसमें सक्सेसफुल होता है 70% केसेस में, तो मोस्टली हम पेशेंट को कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ ही रखते हैं। इंजेक्शन पेशेंट लगवा सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या नर्व रिलैक्सेंट इंजेक्शन या एंटी इंफ्लेमेटरी इंजेक्शन, तो वो फायदेमंद होती है। लेकिन कुछ पेशेंट सीवियर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंजर्वेटिव ठीक नहीं हो पाता, तो फिर हम सर्जरी की तरफ जाते हैं, तो उसमें डीकम्प्रेशन की जाती है नर्व की। तो ये थी आपके सारी जो है वो नर्व इंजरीज, ठीक है।